2020 से शुरुआत हुई थी इस ब्लड लाइन की और अब 2024 तक ये कंटिन्यू ही है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाट इज द बेस्ट वर्जन ऑफ द ब्लड लाइन, तो आपका इसके ऊपर जवाब क्या रहेगा? मैं यहाँ पे सही में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं 2024 और 2022 में, क्योंकि सैमी ज़ेन वाली ब्लड लाइन का कुछ अलग ही अपना टेस्ट है और अगर रॉक वाली ब्लड लाइन की बात करें तो इसका भी कुछ अलग टेस्ट है। तो मेरे ख्याल से यार बेस्ट पिक कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर रॉक का नहीं बोला तो रॉक का कैसे नहीं बोला, सैमी का नहीं बोला तो सैमी का नहीं कैसे। मैं तो भाई आई थिंक बराबर ही रखने वाला हूं दोनों को। आप बताओ आपके लिए क्या है कोई एक बेस्ट वर्जन ब्लड लाइन का? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। हर साल हमको रेसलमेनिया अप्रैल के महीने में देखने की आदत है, तो क्या ये मई में भी हो सकता है? तो इसकी पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया जा रहा है रेसलमेनिया 41 को कि इसको मई के महीने में करवाया जाए। हालांकि ज्यादातर चांसेस यही है कि मई में जाके नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऑलरेडी ये गैप काफी लंबा होता है, क्योंकि रॉयल रंबल बंदे ने जीती, अब वो रॉयल रंबल जनवरी में जीतेगा, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल निकलेगा, फिर मई आएगा, तो बंदा 3 महीने बस बैठा ही है कि हाँ भी अब मेरा रेसलमेनिया का मैच आएगा। और स्टोरी भी ऐसा लगता है थोड़ी ज्यादा स्ट्रेच करनी पड़ रही है कई मौकों पर। अगर स्टोरी बहुत ही अच्छी तो भाई लगता है यार करते रहो भाई, वैसे ही मजा आ रहा है इनको देखने में। लेकिन रेसलमेनिया आते आते फिर ऐसा होता है तो करवा दो बस, क्योंकि वो भी अप्रैल के स्टार्टिंग में। तो अगर इसको मई तक ये लेके गए तो मुझे नहीं लगता अच्छा आइडिया है। आप बताओ आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या मई के महीने में रेसलमेनिया करवाना सही रहेगा? लंबा नहीं हो जाएगा थोड़ा ज्यादा सही गैप? कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं, उनके चैंपियनशिप रन के बारे में बात करते हैं। तो रोमन रेंस का रेन तो आपको पता है 1300 दिनों के आसपास गया। अब कोडी रोड्स चैंपियन बने तो क्या उनका भी रेन बहुत लंबा होने वाला है? मतलब ये तो नहीं कह रहे कि रोमन रेंस के जितना होने वाला है, लेकिन कितना लंबा? तो इसके बारे में मेल्जर का ये कहना है कि देखो कोडी रोड्स का जो टाइटल रेन है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा रोमन रेंस की स्टोरी की तरह कि उनको कितना कोडी रोड्स के रन को रखना है, बल्कि इस चीज को रखना है कि स्टोरी लाइन उनके अराउंड कैसी चल रही है। मतलब अगर एक मौका डब्ल्यूडब्ल्यू को दिखाई देगा कि भाई चलो यहाँ पे जो टाइटल चेंज है उसको करवाने का ज्यादा सेंस बन रहा है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू एक सेकंड के लिए भी डिले नहीं करने वाली और वो जो टाइटल है वो ऐसे करके निकल लेगा कोडी रोड्स के हाथों से। लेकिन पर्सनली बिलीव यहाँ पे मेरा ऐसा है कि कोडी रोड्स को भी थोड़ा लंबा देंगे रन, क्योंकि उन्होंने रोमन रेंस को हराया जो कि अभी मॉडर्न टाइम में इतने लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन रहे हैं। तो जो बंदा खुद उसको डीथ्रोन करके चैंपियन बनाया, तो हो सकता है उसको डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सा लंबा टाइम दे। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को शॉकर पुल करना है तो फिर इजीली बहुत जल्दी भी कोडी रोड्स ये जो चैंपियनशिप है उसको हार सकते हैं, जो कि शायद इतना अच्छा डिसीजन तो नहीं होगा। आप बताओ अब इसके बारे में क्या सोचते हो? और अगर कहीं रोमन रेंस ही वापस आके कोडी रोड्स से भिड़ गया तो भाई फिर वो अलग ही थोड़ा सिस्टम हो जाएगा। वैसे इसके चांसेस है नहीं ज्यादा। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग कौन है डब्ल्यूडब्ल्यू के 2023 के टॉप 3 सबसे बड़े ड्रॉस, तो उसकी लिस्ट यहां पे आप देख सकते हो। रोमन रेंस, कोडी रोड्स और रिया रिप्ली, ये वो 3 सुपरस्टार है जिन्होंने सबसे ज्यादा मोटे पैसे डब्ल्यूडब्ल्यू को कमा के दिए। और मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई भी इसके अगेंस्ट कुछ बोल सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, कोडी रोड्स का अभी स्टॉक ऐसे ऊपर गया, रोमन रेंस इतने टाइम से आई और रिया रिप्ली ने विमेंस डिवीजन में जो काम किया है, तो 3 नाम मुझे तो बड़े सही लग रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू की उस टाइम पे वैल्यू कितनी है? तो फोर्ब्स की तरफ से इसके बारे में और हमको चीज पता चलती है, तो उन्होंने बताया कि 6.8 बिलियन डब्ल्यूडब्ल्यू की इस समय करंट वैल्यू है। और ये तो मेरे लिए शॉकिंग, मुझे पता ही था इतनी है, लेकिन एडब्ल्यू की भी उन्होंने 2 बिलियन बताई है भाई। 2 बिलियन तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब ये सोचो, एक रेसलिंग प्रमोशन जिसको शुरू में सालों साल हो चुके हैं, लेकिन एक वो प्रमोशन जिसको 4-5 साल ही हुए हैं, वो अभी अगर डब्ल्यूडब्ल्यू का 1/3 यानी कि 30% के आसपास भी आ चुका है, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 2 बिलियन मुझे लग रहा है भाई ये कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है, क्योंकि इतना कुछ तो एडब्ल्यू के अराउंड मुझे दिखता नहीं है ऐसा, अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यू से कंपेयर करूं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू तो पता नहीं क्या ही कर रही है। तो अगर फोर्ब्स ने भाई छापा है तो सही छापा होगा, और ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू के कंपैरिजन में भी एडब्ल्यू यहां पे स्टैंड कर रही है। शेमस के बारे में मैंने आपको बताया था अपनी पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, कैसे शेमस ने उनको ट्रोल हुआ, फिर उन्होंने खुद उन ट्रोल के ऊपर रिएक्ट किया। अब थोड़ा अच्छे से रिएक्ट किया है, और इस बार तो जो उनके लिए मीम्स बने थे मैकडोनल्ड्स के बाहर वो खड़े हुए, उसी की फोटो को उन्होंने यूज करते हुए लिखा है यहाँ पे कि चलो भाई तुम लोग तो बड़े मजे ले रहे हो, ठीक है चलो सारे लोग मेरे फैन ही है। लेकिन वो यहाँ पे बताते हैं कि ओरिजिनली उनके लिए प्लान क्या था। वो कहते हैं कि जो उनका एम था वो ड्राफ्ट के लिए था, लेकिन उनको अर्ली बुला लिया गया, इसकी वजह से वो थोड़ा सा आउट ऑफ शेप है। लेकिन वो अभी भी मेहनत ही कर रहे हैं और जिम में हमेशा ही उनका टाइम बीतता है, वो सोते भी जिम में। मतलब इस तरीके से वो बता रहे थे कि भाई कैसे मैं जिम में बहुत वर्कआउट और मेहनत कर रहा हूँ। बहुत मेहनत का काम है भाई, ये इतनी आसानी से नहीं होता। और स्पेशली इतने बड़े बड़े साइज के साथ जब भी सुपरस्टार अपनी बॉडी को जिम में तोड़ते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल की चीज होती है। ऊपर से डाइट के ऊपर भी जिस तरीके से उनका फोकस रहता है, तो शायद शेमस को थोड़ा सा बुरा लग गया, लेकिन इतना ही बुरा नहीं लगा, उन्होंने इस चीज का रिप्लाई कर दिया। और मंडे नाइट ड्रॉ में जो शेमस ने कंपीट किया था वो शेमस का 19वां मैच है, यानी 1900
मैच उन्होंने रेसलिंग में कम्पीट किया, WWE में कम्पीट किया है। तो ये भाई बहुत ही बड़ा नंबर हो गया और इससे पता चलता है शेमस कितने पुराने हैं। ये तो मैं भूल ही जाता हूँ भाई बार बार कि शेमस कितने पुराने टाइम से WWE के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी जो फॉलोइंग है पुरानी वाली भी, और लोग उनको इसलिए इतना पसंद भी करते हैं। बाकी मस्ती मजाक तो चलती रहती है जो शेमस के साथ अभी चल रही थी। कोडी रोड्स रिसेंटली SI मीडिया पॉडकास्ट में आया था और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि रॉक ने उनके हाथों में गिफ्ट क्या दिया था, तो उन्होंने बोला ये वही गिफ्ट है, ये वही चीज है, गिफ्ट करके ही बोल रहे थे इसको, वो जो मैंने एक टाइम पे रॉक को दिया था। पता नहीं ऐसी कौन सी अदला बदली उन्होंने किया, लोग ट्रोल करने के लिख रहे थे कि अरे भाई नोट दिए, नोट पहले कोडी ने दिया होगा, उसके बाद अब रॉक ने उसको वापस दे दिया। फिर साथ में उन्होंने ये भी बोला कि WWE के हर एक डिपार्टमेंट को भी कोडी रोड्स ने गिफ्ट दिया है ये रेसलमेनिया होने के बाद। जिस तरीके से उन्होंने सारे कामों में मेहनत की है, मतलब हर तरीके से एक अपना जो स्वीट जेस्चर है वो दिखाया कोडी रोड्स ने उन सारे लोगों को। एंड यस, एक बात और है कोडी रोड्स के बारे में जो वो पॉल हेमन के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि दूसरे लाइफ टाइम में, इन अनदर लाइफ टाइम, आई प्रॉब्ली वुड हैव मेड द बेस्ट पॉल हेमन गाय। तो ये वो प्रेस करते हुए बोलते हैं पॉल हेमन को कि वो बंदा कितना अपने आप में अच्छा है, क्योंकि उनको पता है पॉल हेमन इतने बढ़िया हैं, लेकिन इस लाइफ में तो उनका इतना कुछ उनके साथ बन नहीं पाया। ऊपर से वो उनके अगेंस्ट ही और गए थे क्योंकि रोमन रेंस और पॉल हेमन साथ में। लेकिन यस, पॉल हेमन को अप्रिशिएट कोडी रोड्स ने भी किया, जो कि हर कोई करता है। और कपड़े कैसे बिक रहे हैं WWE के, उसकी भी बात कर लेते हैं जरा। तो 18 अप्रैल का ये नंबर है, नंबर 1 पर जो है CM पंक की मर्चेंडाइज है, उसके बाद द रॉक की, फिर से CM पंक की, फिर से CM पंक की क्लासिक वाली, ये तो हमेशा ही रहती है। जे उसो, फिर जे उसो, उसके बाद लगातार 3 स्पॉट पर कोडी रोड्स हैं, एंड देन रैंडी ऑर्टन की स्ट्राइक फर्स्ट भी है। और अब तो WWE की मर्चेंडाइज सेल भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फैनेटिक्स जिनके साथ WWE एसोसिएट होके काम करती है, उन्होंने भी बोला कि पता नहीं, वो शॉक हो रहे हैं WWE की ग्रोथ देख के कि ऐसा क्या हो रहा है WWE के अंदर, मतलब ऐसा भी क्या है, कौन सी उन्होंने ट्रिक निकाली जो उनके बिजनेस को इतनी ज्यादा ग्रोथ मिली है। और फैनेटिक्स बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को केटर करता है वहां पे, जो बहुत बड़े बड़े और स्पोर्ट है, जैसे कि वहां का जो स्पोर्ट है पता है आपको, वो बॉल लेके जो भागते हैं, उनका जो अमेरिकन फुटबॉल होता है, तो उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आना WWE के लिए बड़ी बात है। विंस मैकमैन के क्या हाल चाल चल रहे हैं, चलो उसके बारे में भी लेटेस्ट आपको मैं बातें बता देता हूं। सबसे पहले तो उनके बारे में ये रिपोर्ट आई NBC की तरफ से कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिस्कशन में है। वो डिस्कशन किस चीज को लेके है उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप और विंस मैकमैन के रिलेशन भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक टाइम पे WWE में भी आए हुए हैं स्टोर लाइन करने के लिए, एंड विंस मैकमैन की और तो किसी से बात नहीं हो रही है। लेकिन रॉक एंड जॉन सीना, ये वो दो नाम है जिनके साथ स्टिल कनेक्शन में है विंस मैकमैन। एंड विंस मैकमैन थोड़ा सा अपने वेकेशन पर बार बार दोस्तों के साथ आउटिंग करना, इन सारी चीजों में भी है, थोड़ा सा अपनी लाइफ को भी वो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लेटेस्ट हमको विंस मैकमैन के बारे में पता चल रहा है। और कल वाली वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि अगर विंस मैकमैन नई कंपनी स्टार्ट करना चाहते तो उनको नेक्स्ट ईयर तक के लिए वेट करना पड़ेगा, जो कि पता नहीं वो ऐसा करने भी वाले हैं या फिर नहीं। लेकिन अभी तो विंस मैकमैन की लाइफ थोड़ी सी आराम से चल रही है, लेकिन कोर्ट कचहरी की जो चक्कर है वो लगातार ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कमी हुई है। गुंथर ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारने के बाद एक बड़ी क्रिप्टिक पोस्ट की है अपने ट्विटर अकाउंट पे। यहाँ पे आप उनका ट्वीट देख सकते हो। सिंपली ये फोटो है जहां पे वो रैंप से जा रहे हैं और उन्होंने लिखा हुआ है नेक्स्ट डेस्टिनेशन और क्वेश्चन मार्क करके उन्होंने लिखा हुआ है। इससे वो बिल्कुल यही मतलब हाइप कर रहे हैं अपने नेक्स्ट वो WWE में क्या करने वाले हैं। और गुंथर के मैं प्रोमो के लिए भी एक्साइटेड हूं भाई कि गुंथर वापस आएंगे तो प्रोमो क्या कट करेंगे, क्या बोलेंगे वो, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तो हार चुके हैं। तो ऐसे में जब बंदा ये रोमन रेंस के केस से सिमिलर है कि रोमन आके कैसे रिएक्ट करेंगे, तो अभी तक वो गुंथर की तरफ से भी देखना बाकी है। थोड़ा सा ब्रेक दिया है शायद WWE ने गुंथर को, और ड्राफ्ट के बाद मुझे लग रहा है वो आ जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा रेन उनका टूटा है तो भाई बंदा थोड़ा सा ब्रेक भी डिजर्व करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट अब वो आएंगे तो जो हम इतना टाइम से सुन रहे थे कि वो मिड गार्ड टाइटल यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हारने के बाद मेन इवेंट के सीन में स्टेप अप करेंगे, तो वो WWE इस चीज को करने वाली है, और करने वाली है तो फिर कितना जल्दी करने वाली है। रोमन रेंस और रॉक, ये मैच ऐसा है जिसके लिए मुझे पता है सारे फैंस एक्साइटेड हैं, आप लोग भी एक्साइटेड हो, और ये मैच हो कब सकता है तो इसके बारे में जो लेटेस्ट ऑड निकल के आया है, क्या ये मैच रेसलमेनिया 41 में होगा, तो उस ऑड के अकॉर्डिंग चांसेस ज्यादा हैं कि रेसलमेनिया 41 के अंदर WWE इस मैच को शेड्यूल करेगी जो रोमन रेंस और रॉक के बीच में होने वाला है। और ऑब्वियस इसके पीछे रीजन है क्योंकि अब रोमन रेंस चैंपियनशिप हारे हैं तो शायद WWE एक साल के लिए वो स्टोरी लाइन का बिल्ड बना सकती है। पॉडकास्ट में हमने इस चीज को वैसे भी और डिस्कस किया, तो आप लोग असली अखाड़ा पे जाके सुन सकते हो। तो ऑड्स के अकॉर्डिंग तो रेसलमेनिया 41 में मैच हो रहा है। रॉक के वैसे दूसरी पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया था जॉन सीना के साथ क्या पता हो सकता है, कोडी रोड्स के साथ क्या पता हो सकता है। फोटो तो उन्होंने अंडरटेकर के साथ भी डाली, लेकिन उस चीज को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, वो नहीं होगा। लेकिन मेरे को पिक करना तो हाँ भाई, अभी तो ऐसा लग रहा है कि शायद रेसलमेनिया 42 तक भी रुक सकते हैं, लेकिन क्या इतना WWE में इन्वेस्टेड होने वाले हैं रॉक, वो मेरे लिए क्वेश्चन है। अगर वो है तो भाई मैं सही बताऊं, मैं इस मैच के लिए वेट कर सकता हूं, क्योंकि अब ये तो पता है कि ये मैच हो जाएगा और रॉक भी अच्छी कंडीशन में है जो अपने आप को तब तक कैरी कर लेंगे, और रोमन रेंस तो भाई कहीं के कहीं नहीं गए। तो ये अगर WWE थोड़ा सा डिले करके और ब्लड लाइन की स्टोरी कुक कर लेती है तो शायद ये भी एक बेनिफिशियल चीज हो सकती है। बाकी आप बताओ रेसलमेनिया 41 या फिर 42 में आप लोग देखना चाहोगे। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी, सबसे पहले तो मैं आपको वाला ट्वीट
ट्वीट दिखाता हूँ रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, जो सबसे पहले उन्होंने 2 मार्च को किया था, जहां पे बोलते हैं कि अभी रोमन रेंस और सोलो सिकोवा की जो राइवलरी है उसको डिस्कस किया जा रहा है और इस राइवलरी में कोई टाइटल की जरूरत नहीं है, और इस पॉइंट पर अब रोमन रेंस के पास टाइटल भी नहीं है। तो अब इसी चीज को उन्होंने कोट करते हुए लिखा ऑलमोस्ट टाइम। तो यहाँ पे तो कहीं भाई ऐसा लग रहा है कि शायद रोमन रेंस वापस आते ही सबसे पहले सोलो सिकोवा के साथ ही भिड़ने वाले हैं, और ये काइंड ऑफ ऑब्वियस भी बनाता है क्योंकि सोलो सिकोवा टामा टोंगा ने जो हरकत की है, और कल स्मैकडाउन भी है, तो जो उन्होंने हरकत की है वो ट्राइबल चीफ के ऑर्डर्स पर करी है, लेकिन ये तो वो ट्राइबल चीफ है नहीं जिससे ऑर्डर्स मिले हैं। तो बिल्कुल सेंस बनता है स्टोरी का, शायद रोमन आके जो है सोलो सिकोवा सोलो करके चिल्लाएंगे उनके ऊपर, कहीं तो उनको कुछ पटकने वाले हैं, और यहाँ से फिर एक नया चैप्टर ही खुल जाएगा रोमन रेंस की पूरी स्टोरी का। बस अब वेट करो रोमन रेंस के रिटर्न का, जब वो होगा तो वहां से फिर नई और चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साथ में लाइक भी कर सकते हो अगर थोड़ी और ज़्यादा पसंद आ रही हो, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।